दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का आज हमारा 16th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम सिमेट्री प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा कि जो हमारे सर्किट्स होते हैं मेनली उसमें दो तरह की सिमेट्री एग्जिस्ट करती हैं। वन इज मिरर सिमेट्री, अदर वन इज फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री को अभी हमने होल्ड पे रखा था, हम फोल्डिंग सिमेट्री को समझ रहे थे। फोल्डिंग सिमेट्री के अंडर भी आप 2D में अलग तरह से सिमेट्री देखते हो, 3D में अलग तरह से सिमेट्री देखते हो। अगर कोई सर्किट डायग्राम 2D में बना हुआ है और 2D में उसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग ब्रांच नहीं है तो आप एक्सिस की हेल्प से सिमेट्री देखते हो। अगर सर्किट में ऐसी कोई एक्सिस एग्जिस्ट कर रही है जिस एक्सिस के अबाउट वो सर्किट सिमेट्रिक है, मिरर इमेज है, और वो जो एक्सिस है वो जो आपके पॉइंट है जिनके बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन पॉइंट्स को अगर मैं ए और बी पॉइंट बोल दूं तो अगर वो एक्सिस ए और बी पॉइंट से पास हो रही है और उस एक्सिस के अबाउट सर्किट मिरर इमेज भी है, सिमेट्रिक भी है, तो ऐसी सिमेट्री को हम फोल्डिंग सिमेट्री बोलते हैं। बट क्या हम 3D में भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 3D में आपको प्लेन सिमेट्री देखना होगा। कैसे, जरा देखिए। अगर मैं एक सर्किट लेता हूं और सर्किट कुछ इस तरह का है, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में भी लिया था, तो मैं बिल्कुल वैसा ही सर्किट यहां पे एक बार रेप्लिकेट कर रहा हूं। ये हमारे पास मान लीजिए कोई सर्किट है। अब ये एक 3D सर्किट है। और इस सर्किट में अपने पास दो पॉइंट हैं। ओके, चलिए अब यहां पे मान लीजिए सारी वैल्यूज बराबर हैं रजिस्टर्स की। कितनी है? R नोट। सारी की सारी वैल्यू R नोट है। ठीक है, आपको दो पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है यहां पे A और एक पॉइंट है B। मतलब जो फ्रंट फेस है ना, उस फेस के डायगोनल पे दो पॉइंट है। फ्रंट फेस डायगोनल हमने ले लिए हैं। ठीक है, अब आप कोई भी फेस डायगोनल लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही आएगी। आप बोलोगे सर सेम क्यों आएगी? अगर ये फ्रंट फेस के जो डायगोनल है इनके अलावा अगर इधर वाले फेस के दो डायगोनल ले लेता, एक ये ले लेता और एक ये ले लेता, तो क्या सेम वैल्यू होती? क्या बिल्कुल सेम वैल्यू आती। क्यों सेम वैल्यू आती? जरा समझिए भाई। ये मेरे पास एक डब्बा है और इस डब्बे की हर कॉर्नर जो है वो एक रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। अब आप इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो या फिर आप इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। बात तो वही है भाई। इसको घुमा लो ना, आप इस डब्बे को इधर रोटेट कर लो और इन दोनों के बीच देख लो। इससे पीछे जब इन दोनों के बीच इक्विवेलेंट निकाल रहे थे तो इससे पीछे के जो कनेक्शन थे वही कनेक्शन रहेंगे अगर आप इन दोनों के बीच निकालोगे। तो ये दोनों पॉइंट के बीच अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो तो इससे पीछे का सर्किट तो वही है, सेम ही है। तो इसका मतलब है आप चाहे कोई भी दो फेस जो डायगोनल पॉइंट्स हैं उनको ले सकते हो। अगर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सेम आएगा। चाहे आप इन दोनों पॉइंट के बीच देखो, चाहे आप इन दोनों पॉइंट के बीच देखो। इसको C बोल दो, चलो B और C के बीच देख लो। ठीक है, तो फेस डायगोनल अगर आप देख रहे हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम आएगी अगर सारे रेजिस्टेंसेस इक्वल है तो। ठीक है, अब यहां पे हमने ये दो पॉइंट लिए, इन दोनों पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। लास्ट एपिसोड में हमने इसको 2D में कन्वर्ट कर दिया था और 2D में कन्वर्ट करके हमने ओवरलैपिंग को पहले हटाया था। ये जो ओवरलैपिंग है इसको रिमूव कर दिया था और उसके बाद हमने इसको सिमेट्री की हेल्प से सोल्व किया था। एक्सिस सिमेट्री हमने देखी थी, फोल्डिंग सिमेट्री। बट आपको कई बार ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी कि जब आप 3D से 2D में जाओगे तो आपकी सिमेट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। मतलब 3D में सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी बट जैसे ही आप उसका 2D डायग्राम बनाओगे सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उस केस में आपको नुकसान हो सकता है 3D से 2D में जाने पे। तो बेहतर है फिर आप 3D में ही सोल्व करो। आप ऐसे सर्किट को देखोगे, आज मैं आपको करवाऊंगा, जिनमें आप 3D से 2D में जाओगे तो सिमेट्री आपकी खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम को फिर 3D में रह के ही सोल्व कीजिए। लेकिन 3D में फिर सोल्व कैसे करते हैं? फिर इसमें हम कैसे फोल्डिंग सिमेट्री ढूंढें? तो 3D में आप प्लेन को देखिए। ये हमारा 3D डायग्राम है, इसमें आप प्लेन को ढूंढिए। एक ऐसी प्लेन जो इस पूरे डायग्राम को दो हिस्सों में काट दे, दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए और उस प्लेन पे, जिस प्लेन से इसको काट रहे हो, उस प्लेन पे A और B पॉइंट लाई करने चाहिए। उस प्लेन के ऊपर लाई करने चाहिए A और B पॉइंट। तो ऐसी क्या कोई प्लेन एग्जिस्ट कर रही है इसमें? ऐसी प्लेन जो इसको दो हिस्सों में काट दे, दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज हो अबाउट दैट प्लेन, एंड जो ये पॉइंट है A एंड B, ये दोनों उस प्लेन के ऊपर लाई करने चाहिए।
तो आप इसको ऐसे सोचिए कि ये कोई केक का डब्बा है, कोई केक का पीस है, आप ऐसे समझिए जैसे आप बर्थडे मनाते तो केक लेके आते ना, तो ऐसा कोई केक है हमारे पास। इस केक को मुझे ऐसे दो हिस्सों में काटना है कि दोनों हिस्से बराबर हो, और जो कट लगाओगे आप चाकू से, जो कट मारोगे उस कट के ऊपर ये ए और बी पॉइंट लाई करने चाहिए। सिंपल। तो आप इसको 3D में इस तरह से विजुलाइज कीजिए। ये सोचिए मेरे पास कोई केक का ये कोई ऐसे बॉक्स है, इसमें ये केक है, ये पूरा केक बना हुआ है। अब यहां पे पॉइंट है ए, यहां पे पॉइंट है बी। अब अगर मैं इसको कट मारूंगा, इसको काटूंगा, तो कैसे काटूंगा बताओ? यहां पे चाकू मारना पड़ेगा ऐसे, इसको ऐसे कट करूंगा। तो अगर मैं ऐसे कट करूंगा तो ए पॉइंट और बी पॉइंट जो है वो बिल्कुल उस प्लेन पे लाई करेंगे, जो प्लेन इसको कट कर रहा होगा, ठीक है, उस प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। और ये जो कट आएगा तो इससे दो पीस बन जाएंगे, इसके दोनों पीस इस प्लेन के अबाउट मिरर इमेज होंगे। ठीक बात है। तो इस तरह से आप यहां पे कट लगाओगे। तो 3D में अगर आपको कट लगाना है तो प्लेन ही इसको कट करेगी, ठीक है, एक प्लेन से कट करना है। तो अगर आप यहां पे दिखाना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि जो प्लेन मुझे यहां पे कट लगाना है वो प्लेन कुछ इस तरह की होगी, वो ऐसे इसको काटेगी, ठीक है, मतलब ये इसको दो हिस्सों में काट देगी। जरा समझिए, ये जो प्लेन है ना ऐसे गई है ये, तो यहां से ये आगे वाला फेस ऐसे कट गया, पिछला वाला फेस ऐसे कट गया, तो ये प्लेन ऐसे कटा है। इसको 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करें आप बोलोगे ठीक है सर, प्लेन से कट तो कर दिया और प्लेन के अबाउट दोनों तरफ मिरर इमेज है, जैसा ही ऊपर वाला शेप है वैसे ही नीचे वाला भी शेप है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ? फायदा अगेन, क्योंकि ये सिमेट्रिक है तो आपको अब नामकरण करना है, फोल्डिंग सिमेट्री आ गई इसके अंदर, क्योंकि ए और बी पॉइंट इस प्लेन पे ही लाई करने हैं, तो इसको हम फोल्डिंग सिमेट्री का नाम देंगे। अब फोल्डिंग सिमेट्री का नाम दे रहे तो क्या करेंगे बताओ? फिर जो नामकरण है वो अब आपको करना होगा। नामकरण कैसे करेंगे वो जरा देखिए। अगर इस प्लेन से आपने कट मारा है, ऐसे इसको कट कर रहे हो, तो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे के प्लेन के अबाउट है, प्लेन के अबाउट दोनों सिमेट्रिक है। तो इसको अगर मैं सी नाम दे रहा हूं तो इसको भी मुझे सी नाम देना होगा। इसको अगर मैं डी नाम दे रहा हूं तो इसको भी मुझे डी नाम देना होगा, ठीक है। प्लेन के सिमेट्रिक लेने ना भाई, जो प्लेन आपकी कट हुआ है उस प्लेन के सिमेट्रिक लेने हैं, समझिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ये नामकरण करोगे। तो सी और डी तो हो गए, इधर इसको सी बोल रहा हूं तो ये भी सी होगा, क्योंकि फ्रंट फेस दो हिस्सों में कटा है ना, ये इधर और ये इधर, तो ये सी है तो ये भी सी है। ऐसे ही बैक फेस देखो, बैक फेस ऊपर डी बोला तो ये भी डी बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब आइए आगे, नेक्स्ट जरा देखिए। नेक्स्ट अगर मैं इसको कोई नाम दे रहा हूं, इसको ई बोल देता हूं, इसको मैं एफ बोल देता हूं, मुझे उम्मीद है किसी को एतराज नहीं होगा अभी यहां तक, ठीक है। तो सेम वहां पे 2D में सिर्फ एक लाइन देख रहे थे, 3D में एक प्लेन देखेंगे, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। वैसे आप इस प्रॉब्लम को तो 2D में भी कर सकते हो, बट हर केस में आप 2D में नहीं जा पाओगे, इसलिए 3D को समझिए। आई होप आपको क्लियर हुआ। अब जरा देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अब बताओ सी को सी के साथ कनेक्ट कर दो और डी को डी के साथ कनेक्ट कर दो। अगर कनेक्ट ना भी कर रहे हो तो आप दिमाग में रखो कि भाई डी डी के साथ कनेक्टेड है, सी सी के साथ कनेक्टेड है, बस ये अपने पिक्चर दिमाग में रखो। अगर सी सी के साथ कनेक्टेड है तो ये जो रजिस्टर है ये ए और सी के बीच में है, और ये भी ए और सी के बीच में है। तो यहां से मैं इस रजिस्टर को हटा देता हूं और इसकी जगह पे यहां पे r/2 कर देता हूं या r0/2 कर देता हूं। ठीक बात है भाई, किसी को एतराज तो नहीं है, ठीक है। अब आइए जरा देखिए, ये जो C और D है और ये जो C और D है, अगेन ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे भाई। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं और यहां पे r0/2 कर देता हूं। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, पता नहीं है स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट r0/2 मैंने यहां पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये जो D और F के बीच में है और ये भी D और F के बीच में है, तो मैं एक काम करता हूं, यहां से इसको हटा देता हूं और यहां पे r0/2 कर देता हूं, r0/2 कर देता हूं, ठीक है भाई। अब आइए, ये C और B के बीच में है, ठीक है, और ये भी C और B के बीच में है। तो यहां से ये हटा देता हूं और इसकी जगह पे यहां पे r0/2 कर देता हूं। एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है, और यहां से ये सीधा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए, E और D के बीच में है, ये देखो, ये E और D के बीच में है और E और D के बीच में और तो कोई है नहीं, लेकिन D पॉइंट जो है वो यहां से कनेक्ट होगा ना यार। ये देखो ना, ये भी E और D और ये भी E और D के बीच में है ना, E और D के बीच में दो आ गए ना भाई। तो इसको यहां से हटा दो, E और D के बीच वाला, और यहां पे आप इसको r0/2 कर दो। ये जो रजिस्टर लगा हुआ है ये r0/2 हो गया, सही है जी। एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से सिंपल था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आइए, ये r0 है और ये भी आपका r0 है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे A से चलना है। तो A से अगर आप देखोगे तो दो रास्ते हैं, एक A से पहले D पे और एक A से C पे। अगर मैं A से चलना शुरू करूं तो A से दो रास्ते नजर आएंगे आपको, एक आपको आएगा A से D पे
और एक आपको आएगा ए से एक तो डी पे चला गया, एक आ गया ए से सी पे। ए से सी पे अगर आप आओगे तो आर नोट बाई टू आएगा, और ए से डी पे अगर आप आते हो तो आर नोट प्लस आर नोट बाई टू, 3 आर नोट बाई टू आ गया। ठीक है भाई। अब आइए डी और सी के बीच आर नोट बाई टू हो गया, डी और सी के बीच आपका हो गया आर नोट बाई टू। नेक्स्ट आइए डी से एफ के बीच आर नोट, डी से एफ के बीच आप डी से बी के बीच देखिए ना, डी से बी के बीच ये सीरीज हो गया ना भाई, डी से बी के बीच 3 आर नोट बाई टू, 3 आर नोट बाई टू डी से बी के बीच। ठीक है, डी से बी के बीच 3 आर नोट बाई टू एंड सी से बी के बीच आर नोट बाई टू। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो आप इसको हटा सकते हो, ऊपर वाला 3R बन गया, नीचे वाला R नोट बन गया। तो एक 3R नोट एंड R नोट को पैरेलल ले लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहानी बड़ी सिंपल थी, मतलब आपको 2D में जाने की जरूरत भी नहीं थी, इसको रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं थी सर्किट को, आप प्लेन से कट लगाओ और उससे सीधा सीधा सोल्व कर लो। चलिए अब कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं जहां पे आप 3D से 2D में अगर आप जाते हो तो दिक्कत खड़ी हो जाती है। जरा देखिए उन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, देखिएगा अगर मैं एक सिचुएशन लूं और कुछ इस तरह की है, जरा देखिए यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी, सारे के सारे वैल्यूज आर नोट हैं, सारे रेजिस्टेंसेस आर नोट वैल्यू के हैं। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी है। इस बार क्या है, एक ही फेस पे है दोनों पॉइंट, बट ये डायगोनल पे नहीं है। ठीक है, फेस डायगोनल हम नहीं यूज कर रहे हैं, एक ही फेस के कॉर्नर को ले रहे हैं बस, आप ये समझिए। इसको हम कैसे करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें? तो अगर मैं इसको 2D में बनाता हूं, सोचिए तो 2D में अगर मैं ओवरलैपिंग हटाना चाहूं तो जरा देखिए सर्किट जो बनेगा वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ओवरलैपिंग को रिमूव कर दें तो आपको सर्किट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा 2D में। ये बाहर वाला फेस मैंने छोटा कर दिया और जो पीछे वाला फेस था वो मेरा यूं का यूं हमने रखा है। ठीक है, पीछे वाला फेस जो है वो हमारा यूं का यूं है, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये हमारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, ये सारे आर नोट हैं। अब जरा देखिए ये है ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे वैल्यू जो है वो आर नोट हैं। तो आप चलो यहां पे आपकी किस्मत थोड़ी बढ़िया है कि सिमेट्री स्टिल है, बट यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है, यहां पे स्टिल एक सिमेट्री है। आप बोलोगे सर कौन सी सिमेट्री है? अगर आप देखोगे तो इसमें मिरर सिमेट्री है। अगर आप ऐसे डिवाइड कर देते हो तो इसको दो हिस्सों में कर लो ना, आर नोट बाई टू इधर दिखा दो, आर नोट बाई टू, सिमिलरली आर नोट बाई टू, आर नोट बाई टू, आर नोट बाई टू इधर, आर नोट बाई टू, आर नोट बाई टू इधर, आर नोट बाई टू। तो अगर आप ये एक्सिस डालते हो तो इसमें ये जो है ये मिरर सिमेट्री आ जाएगी आपके पास। आपके पास ये मिरर सिमेट्री आ गई है, मतलब इस एक्सिस के अबाउट ये क्या है, हमारा सिमेट्रिक है, मिरर इमेज है। जैसा इधर है वैसा इधर भी है। तो यहां पे आप थोड़े लकी रहे, बट हर केस में नहीं होगे। इसमें मैं वैल्यूज बदल भी सकता हूं, कुछ इस तरह से बदल सकता हूं कि ये मिरर सिमेट्री ना रहे बट फोल्डिंग सिमेट्री इसके अंदर जरूर रहे। आप समझिए, इसमें स्टिल फोल्डिंग सिमेट्री है। अभी चेक करेंगे, इसमें फोल्डिंग सिमेट्री आएगी, आपको मिल जाएगी फोल्डिंग सिमेट्री। अब कैसे आएगी वो देखेंगे अभी हम। लेकिन जब आप इसको 2D में कन्वर्ट करते हो तो आपकी जो फोल्डिंग सिमेट्री है वो मिरर सिमेट्री में कन्वर्ट हो रही है। ये तो आप थोड़े लकी रहे कि वैल्यू सारी बराबर थी। मैं इसमें ऐसी वैल्यूज रख सकता हूं सच दैट जब आप इसको 2D में आओगे तो मिरर सिमेट्री गायब हो जाए। फोल्डिंग सिमेट्री तो है ही नहीं, मिरर सिमेट्री भी गायब हो जाए तो आप नुकसान उठा लोगे उल्टा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप 3D में ही सोल्व करने की कोशिश करें आप। ठीक है,
अब 3D में कैसे सिमेट्री देखोगे भाई, आप बोलोगे सर 3D में फोल्डिंग सिमेट्री कैसे है इसमें, जरा देखिए वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे इसमें फोल्डिंग सिमेट्री है 3D में। अगेन आपको सेम वही रूल लगाना है, ये 2 पॉइंट है और आपको इसको कट करना है कुछ इस तरह से कि इसके 2 हिस्से बन जाएं, और जो प्लेन से आप इसको कट कर रहे हो वो प्लेन उस प्लेन के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई करने चाहिए। क्या ये पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। आप जरा इसको 3D विजुलाइज करके देखें। ये मेरे पास कोई केक है और ये 2 पॉइंट है मेरे पास। अब मैं इसको कट करना चाह रहा हूं सच दैट जो प्लेन जो कट लगाऊंगा मैं जिससे इसको कट लगाऊंगा वो प्लेन जो है वो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे और उस प्लेन के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई करने चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ऐसे कट मारते हो यहां से यहां तक का ऐसे कट मारते हो, ठीक है, तो ऐसे अगर आप कट मारोगे तो नीचे वाला और ऊपर वाला क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे अगर कट दिखाऊं आपको तो जो कट लगेगा वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये जो साइड है ऐसे कट जाएगी और पिछले इसमें भी ये जो साइड है ऐसे कट जाएगी। तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक प्लेन है जिससे हम इसको कट कर रहे हैं, ऐसी प्लेन से कट कर रहे हैं। तो ये जो है ट्रायंगुलर स्लाइस ये अलग हो जाएगी और पिछली जो स्लाइस है वो भी अलग हो जाएगी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पॉइंट है इसके सिमेट्रिक पॉइंट यहां पे है, इसके मिरर इमेज पॉइंट। इसका मतलब इसको अगर मैं C बोल रहा हूं तो ये पॉइंट मेरा C बनेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको D बोल रहा हूं तो ये पॉइंट मेरा D बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट और ये पॉइंट तो प्लेन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, तो इनको आप नाम देना चाहते हो नाम दे दो। इसको बोल दो E, इसको बोल दो F, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हमें सेम नाम रखने हैं। आप जरा ध्यान से देखिए, जो स्लाइस आप लगाओगे ना यहाँ पे, तो ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला कॉर्नर इसके ऑपोजिट यहाँ पे है, तो इसलिए D और D बोलेंगे, इसको C बोलेंगे तो ये भी C बनेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। अब इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट भी कर सकते हो अलग से, बाहर से एक वायर से कनेक्ट कर दो इसको और इसको कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है, कनेक्ट करके और फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो चलिए अब जरा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। तो मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, मेरे दिमाग में ऑलरेडी मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो अल्टीमेटली मुझे A से B के बीच का सर्किट बनाना है, तो जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इस R0 को हटाते हैं। ये जो A से D है ये भी A से D है, तो इसको यहां से हटा के और यहां पे R0 और ये भी R0 पैरेलल में आ गए, तो R0/2 कर देता हूं मैं इसको, ठीक है। दिस इज R0/2, सही है भाई। नेक्स्ट आइए D से C के बीच, तो ये D और C के बीच का ये हटा देता हूं मैं, ठीक है। और नीचे भी D से C के बीच है, तो R0/2 यहां पे आ गया, ठीक है भाई, हो गया। ये आ जाओ D और E के बीच है ये, और ये भी D और E के बीच में है, तो इसको मैं यहां से हटा देता हूं D और E के बीच, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है D और E के बीच, इसको मैं R0/2 लिख देता हूं। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए भाई यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आ जाइए इधर B और C के बीच, नहीं ये नहीं भाई, C और F के बीच है ये, और ये भी C और F के बीच में है, तो इसको मैं हटा देता हूं C और F के बीच, और इसको R0/2 कर देता हूं। अब जब देखो ये B और C के बीच में, ये भी B और C के बीच में, तो इधर से मैं हटा देता हूं और इसको R0/2 कर देता हूं। किसी को एतराज तो नहीं है भाई, एक बार देख लो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सिंपल सर्किट बन गया है, इससे ज्यादा और सिंपलीफाई इसको कर भी नहीं पाओगे आप। अब जरा देखो, अगर मैं A से B पे आऊं तो जरा देखते हैं कितने रास्ते बनते हैं। अब इसको पाथ मेथड से सिंपलीफाई कर लो। A से अगर आप चल रहे हो तो एक तो R0 ही आ गया, ये सीधा सीधा R0 आ गया A से B के बीच, ठीक है भाई। A से B के बीच सीधा R0 आ गया ये। अच्छा, एक आ जाओ A से D पे पहले पहुंच जाओ, R0/2। A से D पे पहुंच गए हम लोग, ये पॉइंट D हो गया मेरा, R0/2, सही है भाई। तो ये निशान लगाते चलो जाओ भाई, ठीक है। अब आ जाओ D से C पे आना है, तो D से C पे एक तो R0/2 आ रहा है, D से C पे एक तो R0/2 आ रहा है, ठीक है भाई, ये वाला हो गया D से C। और एक जो है वो घूम के आ रहा है, जरा ध्यान से देखो, ये D से C पे आ रहा है वाया E एंड F। तो अगर आप देखोगे तो R0/2 ये, R0/2 ये, और ये R0 ये हो गया, तो कितना हो गया बताओ जरा, 2R0 हो गया मेरे ख्याल से। ये आपका हो गया 2R0, सही है भाई। ये नीचे वाला ये हमने कंबाइन कर दिया, R0 + R0 + R0, R0/2 + R0/2 + R0, तो 2R0 हो गया। और ये नीचे वाला R0/2 ये हमने अलग से कर दिया, तो इनको भी निशान लगा देते, ये भी हो गया। अब आ जाओ C से B। C से B में कितना है बताओ, R0 है। C से B में R0, ये और R0/2 हो गया, माफ कीजिएगा भी, R0/2 ये आ गया। तो अब तो हो गया यार सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। अब तो बड़ी आसान प्रॉब्लम है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अब एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी में, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं, तो आप जरा 3D को देखो। 3D में
प्लेन सिमेट्री की हेल्प से आप इजीली कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जरा देखिए, अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बनती है, देखिएगा कैसे। अगर मैं आपसे ये बोलता कि भाई इस तरह की सिचुएशन है, ये सिचुएशन है कुछ। अब इसमें सारे की सारी वैल्यूज आर नोट है, यहां पे आपको पॉइंट दे दिया है ए और यहां पे आपको पॉइंट दे दिया है बी, मतलब ऑपोजिट डायगोनल हो गए। ध्यान से देखो, ए पॉइंट फ्रंट फेस पे है और बी पॉइंट पिछले फेस पे है, ऑपोजिट डायगोनल हो गए बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर मुझसे आर ए बी पूछ लिया जाए तो आर ए बी अब कैसे कैलकुलेट करें? क्या आप इसको अगेन 2D में करके करोगे? 2D में करके करोगे तो दिक्कत आएगी भाई, ठीक है। बेहतर आप इसको 3D में ही करें। मैंने आपको बताया 2D में मत ले जाया करो, 3D प्रॉब्लम इस तरह की है तो 3D में ही सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। प्लेन सिमेट्री ले लो ना यार, थोड़ा इसको समझ लीजिए, अगर नहीं समझ आई तो करो इसको, समझो इसको, बार बार इस वीडियो को देखो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन एक स्लाइस लगाएंगे, मतलब अगेन कट लगाएंगे, इसको केक की तरह ज्यूम कर लो आप, ठीक है। तो इसको दो हिस्सों में काटना है, एक प्लेन से काटेंगे और उस प्लेन के ऊपर ए और बी लाई करनी चाहिए। क्या हम ऐसे काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। जरा देखो, ऐसे अगर आप स्लाइस लगाते हो तो ये जो स्लाइस लगेगी ये ए और बी से पास होते हुए जाएगी, ठीक है। मतलब इस तरह से, मतलब सामने वाले को ऐसे बीच में से काट देगा, सामने वाला फेस ऐसे कटेगा, पिछला फेस जो है वो ऐसे कटेगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे स्लाइस लग जाएगी, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, इस प्लेन के अबाउट अगर मैं देखना चाहूं तो फ्रंट फेस को देखो, सबसे पहले फ्रंट फेस के बीच में लाइन लगी है, तो ये पॉइंट अगर मैं सी बोल रहा हूं तो इस पॉइंट को भी सी बोलना पड़ेगा फ्रंट फेस का, ये ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। ऐसे ही बैक फेस में देखो, इसको अगर मैं डी बोल रहा हूं तो इसको मुझे डी बोलना पड़ेगा भाई, ठीक है। और इसको मैं ई बोल देता हूं, इसको मैं एफ बोल देता हूं, इसको तो ऑलरेडी नहीं, इसको आप एफ बोल दो ना, ठीक है भाई, इसको आप एफ बोल दो, ठीक है भाई। जरा समझिए कि कैसे हमने इसको लिखा है। इसको मैंने डी बोला है तो ये भी डी बन गया, इसको सी बोला तो ये भी सी बन गया। मुझे उम्मीद है आपको कोई एतराज नहीं होगा इसमें, ठीक है। एक बार जरा चेक कर लें भाई, मेरे ख्याल से तो सब कुछ सही है, ठीक है। अब चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे करेंगे बताइए? जो हमने नामकरण किया है उसमें फिर आप जो कनेक्शन, जो नामकरण किया उसके हिसाब से आप कनेक्शन करो भाई। कैसे कनेक्शन करेंगे वो जरा देख लेते हैं एक बार। ओके, ओके, तो जरा देखिए, ये सी और डी के बीच में मैं इसको यहां से हटा दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर नोट बाई 2। ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका आर नोट बाई 2 आ जाएगा। एक बार देख लो भाई, ठीक है। और जरा देखो, अपने को ए से बी जाना ना, हाँ। अब और जरा देखो भाई, और कौन कौन से, देखो ये ए और सी के बीच में, ये भी ए और सी के बीच में, तो यहां से मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है। ये आपका आर नोट बाई 2 आ गया। एक बार देख लीजिए भाई, ठीक है। अब आ जाओ और इसको मैं सीधा स्ट्रेट ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ सी और एफ के बीच में, तो ये भी सी और एफ के बीच में, तो यहां से मैं इस सी और एफ को हटा देता हूं। ये आपका आर नोट बाई 2 आ गया, ठीक है। एक बार देख लो, ओके। ये डी और बी के बीच में, ये भी डी और बी के बीच में है, तो क्यों ना मैं इस रजिस्टर को हटा दूं और इसकी जगह पे ये आर नोट बाई 2 कर देता हूं, ठीक। ओके, नेक्स्ट जरा देखिए, ये ई और डी के बीच में है, ये भी ई और डी के बीच में है, और ये भी आर नोट है, ये भी आर नोट है। इसको हटा देता हूं और इसकी जगह पे आर नोट बाई 2 कर देता हूं, ठीक है भाई। और ये पॉइंट मेरा डी था, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। एक यहां तक किसी को एतराज तो नहीं होगा भाई? एक बार देख लो। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये डी और ये डी सेम ही पॉइंट है, तो बेहतर इसको आप कनेक्ट कर दो, इस डी और इस डी को, ये सेम ही पॉइंट है तो इनको आप कनेक्ट कर दिया करो। हालांकि मैंने अलग से कनेक्ट किया नहीं, असल में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो कहीं ऐसा लगे कि भाई ये डी पॉइंट तो ओपन पड़ा है, इसको हटा दो, ओपन नहीं है, ये और ये सेम ही है। सेम पॉइंट अगर कोई ओपन है तो पहले उसको कनेक्ट किया करो, ठीक है ना, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो डी से मैंने डी को कनेक्ट कर दिया, मेरे ख्याल से डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब अपने को ए से बी पे आना है, तो ए से अगर बी पे आना है तो ए से दो रास्ते हैं, एक ये आपका आर नोट प्लस आर नोट बाई 2,
तो अगर ए से अगर आप देखोगे तो एक रास्ता तो ये हो गया 3r0/2 और ये डी पे चला गए हो, ए से आप डी पे आ गए हो, और एक कौन सा बताओ जरा, r0/2, एक आपका है r0/2 और ये आप सी पे आ गए हो, ठीक है। अब आ जाओ डी से बी पे, इधर है मेरे पास डी से बी पे r0/2, डी से बी पे r0/2, और सी से बी पे कितना है बताओ जरा, ये r0 है, ये r0/2 है, तो 3r0/2, ये आपका 3r0/2, सही है। अच्छा बीच में क्या है, बीच में r0/2 है, सी और डी के बीच में r0/2 है। अब देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, बैलेंस ब्रिज नहीं है। अगर ये बैलेंस ब्रिज नहीं है तो क्या करेंगे बताओ, अगेन स्टार डेल्टा, इस तरह से आप इसको कन्वर्ट करोगे। चलिए जरा देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। तो बताओ ये वाला जो रजिस्टर है ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3r0/2 इंटू r0/2 इंटू r0/2 डिवाइड बाई सबका सम। तो सबका सम करोगे तो r0/2 प्लस r0/2 प्लस 3r0/2, तो r0 ये हो गया, और तो 2.5 r0 बन गया, मतलब 5/2 r0 बन गया आपका। एक r0 से r0 कट गया, 2 से 2 मेरा कट गया, तो कितना बना अल्टीमेटली, ये बन गया 3r0/10। ये रजिस्टर बनेगा 3r0/10। बाकी दो बराबर आएंगे, ये और ये दोनों बराबर आएंगे। कितने आएंगे बताओ जरा। सबसे पहले अगर मैं, अच्छा इन दोनों का देखा है ना मैंने, दिस इंटू दिस डिवाइड बाई सम। अब आ जाओ दिस इंटू दिस डिवाइड बाई सम, तो दिस इंटू दिस करोगे तो ये भी यही बनेगा भाई, ये वाला रजिस्टर भी सेम आएगा। ये जो रजिस्टर है ये डिफरेंट आएगा, ये कितना आएगा, दिस इंटू दिस r0/2 इंटू r0/2 डिवाइड बाई दिस इंटू दिस डिवाइड बाई तीनों का सम, तीनों का सम बनेगा 5/2 r0, सही है। r0 से r0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो बन गया r0/10। ये रजिस्टर जो बनेगा r0/10 बनेगा। तो अगर मैं इनको रिमूव कर दूं, ये बनेगा r0/10, और ये दो रजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यू क्या आ रही है बताओ, सारों की 3r0/10, और ये जो रजिस्टर है ये भी आपका 3r0/10 है। बस अब तो हो गया सिंप्लीफाई। अब क्या करना है, ये दोनों सीरीज में है भाई, ठीक है, तो इनको सीरीज में कर दो। सीरीज में करोगे तो क्या बनेगा, 3r0/10 प्लस r0/2, तो इनको सीरीज में अगर मैं लेता हूं तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, एलसीएम आपका 10 आ गया है, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, तो 8r0 ये बन जाएगा, सही है भाई। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी एलसीएम 10 आएगा, ठीक है, ये एलसीएम इसका भी 10 है, ठीक है, तो ये r0 आ गया, और ये आपका 16 r0 यहाँ पे बन गया भाई, और ये दोनों आपस में पैरेलल में लग गए, ठीक है। अब आ जाओ उसके साथ ये 3r0/10 यहाँ पे सीरीज में आ गया है, ठीक है भाई। तो ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट मेरा बी आ गया। अब इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, दिस इंटू दिस, पहले ये पैरेलल में ले लो ना भाई, तो अगर पैरेलल लोगे तो 8r0/10 इंटू 16r0/10 डिवाइड बाई 24r0/10, ठीक है, ये 10 से 10 कट गया, r0 से एक r0 चला गया, तो कितना बताओ भाई, 8 दूनी 16, 8 3 24, ठीक है, कट दिया, तो ये बन जाएगा 16r0 अपॉन 30। एक बार चेक कर लो भाई, 16r0/30, इसका मतलब ये हो गया 8r0/15, ये इनका पैरेलल में आ गया। अब उसके साथ सीरीज में ऐड करना है 3r0/10 को, 8r0/15, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 30, तो यहाँ पे 3 9r0 तो यहाँ से आ गया, प्लस 16r0 यहाँ से आ गया। एक बार चेक कर लो भाई, तो ये बन गया 25r0/30, तो कितना बन गया 5/6r0 ये बन गया भाई, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, ठीक है। 5/6r0 जो है ये आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो प्लेन सिमेट्री की हेल्प से, मतलब जो फोल्डिंग सिमेट्री है उसकी हेल्प से आप ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। क्या आप इसको 2D में कन्वर्ट करके कर सकते थे? जरा इसको 2D में कन्वर्ट कीजिए, ये आपका होमवर्क है, आप इसको 2D में बनाइए और 2D में बना के फिर चेक कीजिएगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं।
एक छोटा सा डाउट है, कुछ स्टूडेंट जो है उसमें मिस्टेक करते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने मिरर सिमेट्री को नहीं डिस्कस किया है, ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिएगा, कुछ स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक क्या है जरा देखिए। कई बार ऐसे ब्रिज बना होता है, सोचिए ऐसे ब्रिज बना है, ठीक है, ये 10 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, और इसके साथ यहां पे एक और ब्रांच ऐसे कनेक्टेड है। सोचिए कुछ इस तरह का कनेक्शन दे रखा है, ये भी ये 5 मान लेता हूं, ये भी 5 मान लेता हूं, ठीक है, और यहां पे मान लीजिए इस तरह का कोई सर्किट है, ये है मेरा A और ये है B। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर देखो ये बैलेंस ब्रिज है, तो अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो मैं इसको हटा देता हूं, और ये 10 और 5 और 8 और 4, ये 10 और 5 ये आपके सीरीज में आ गए, ये तो हट ही गया हमारा, बीच में बाकी जो सर्किट बचा उसको सोल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से सोचते हैं, ये गलत है भाई। अब यहां पे आपने एक मिस्टेक कर दी है। क्या मिस्टेक कर दी है जरा बताइए। असल में जो ये ब्रिज आप सोच रहे हो, ये ब्रिज नहीं है। क्यों नहीं है? ये तो ब्रिज दिख रहा है, मैं तो ब्रिज होना चाहिए। जरा देखिए ध्यान से, यहां पे कनेक्शन डिफरेंट हो गया है। सिमिलरली यहां पे और यहां के बीच में एक और ब्रांच भी कनेक्टेड है। या चलो ये ना भी होती, अगर मैं इसको ना भी लेता, ठीक है ना, तो कहने का मतलब यह है कि जो आपका ब्रिज है ना, वो ब्रिज बिल्कुल ब्रिज की फॉर्म में होना चाहिए। उसके जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं उनसे अलग से कोई ब्रांच नहीं कनेक्ट होनी चाहिए उनके बीच में। जैसे यहां पे देखो, यहां पे ब्रिज में क्या होता है, अगर बैलेंस ब्रिज होता है तो जितना करंट इधर जाना चाहिए था उतना इधर भी जाना चाहिए था। इसमें कोई करंट नहीं जाता, इसको आप रिमूव कर देते हो। लेकिन यहां पे एक और कनेक्शन होने की वजह से ये करंट डिवाइड हो सकता है इधर, तो जितना करंट इधर आ रहा है उतना ही इधर नहीं जाएगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये बैलेंस ब्रिज बन गया हमारे पास ऊपर वाला, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आप इस तरह की मिस्टेक करते हो। एक क्वेश्चन लेता हूं, जरा देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, अच्छा ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं इसको आप मिरर सिमेट्री से भी सोल्व कर पाओगे, बट मैंने मिरर सिमेट्री क्योंकि बताई नहीं है आपको, तो अभी आप उसको अवॉइड करें। जरा देखिएगा दोस्तों, सोचिए मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये पॉइंट मेरे पास मान लीजिए A है, और इस पॉइंट को, या चलो इसको मैं A बोल देता हूं, इसको मैं B बोल देता हूं। सोचिए ये पॉइंट है मेरे पास, ये ऐसे A एंड B है, ठीक। और ये वैल्यू 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 12 है, ये 6 है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 6 है, ये सब 6 है, ठीक है। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B। अब आप क्या करोगे जरा देखिए, आप जो है सबसे पहले बोलोगे सर ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो मैं क्या करूंगा इसको बताओ, इसको मैं 12 कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे आप इसको 12 लिख दीजिए। फिर आप बोलोगे ये 12 और ये 12 ये पैरेलल में है, पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, इसका इक्विवेलेंट 6 बन जाएगा भाई, ठीक है। यहां पे इसका इक्विवेलेंट 6 आ गया, सही है। अब जरा देखिए, अब यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब बच्चे सोचते हैं कि सर देखो ये 6 और ये 6 और ये 6 और ये 6, तो ये ब्रिज जो है बैलेंस ब्रिज हो गया, ठीक है। ये वाला जो ब्रिज है ये आपका एक बैलेंस ब्रिज हो गया। अगर बैलेंस ब्रिज होगा तो मैं इसको छोड़ दूंगा, इस तरह सोचते हैं। ये गलत है, ये स्टेप नहीं लेना है। दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? बिकॉज ये जो ब्रांच है ना, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे सिर्फ ये ऐसे कनेक्टेड नहीं है। ये ब्रिज तब होता जब ये इधर कनेक्शन ना होते और ना ही इधर कोई कनेक्शन होते। जो करंट इधर आता वो इधर चला जाता, जो इधर आता वो उधर चला जाता। लेकिन यहां पे क्योंकि एक कनेक्शन और आ गया है एक्स्ट्रा, तो अब यहां पे ब्रिज का कंसेप्ट हमें नहीं लगाना है। ध्यान से समझिए, तो यहां पे ये ब्रिज वाला जो कंसेप्ट है वो नहीं लगेगा, और यहां पे ये ब्रिज नहीं है, ठीक है। ये इसको बैलेंस ब्रिज नहीं अज्यूम करना है, नहीं तो गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर करें कैसे इसको आगे, अब कैसे बढ़े भाई, तो आगे स्टार डेल्टा लगाओ।
आप इधर भी इस डेल्टा को जो है इसको स्टार में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा मेरे ख्याल से, कितना बनेगा 6 × 6 डिवाइड बाई 6 + 6 + 6, तो 2 बनेगा भाई, ठीक है, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, और इधर वाला डेल्टा जो है इसको भी स्टार में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गई है। और इस डेल्टा को हटा दो, सारे ये 2 2 आ गए, ये सारे 2 2 हो गए रेड कलर में, ये डेल्टा हट गया, उसकी जगह स्टार आ गया, ऊपर वाले डेल्टा को भी हटा दो, ठीक है, ऊपर वाले डेल्टा को भी हटा दो, ठीक है भाई। और ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं सारे 2 ओम हैं, तो बस अब तो हो गया, ठीक है। अब जरा सोचिए, ए से चले 2 ओम, फिर ये 4 ओम बन गया, और इधर से आपका 10 ओम बन गया, पैरेलल हो गए, और उसके बाद 2 ओम सीरीज, सिंपल, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार ये जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, ये जो कि भाई ब्रिज लें कि ना लें, उसको बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है, उसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई ये आपको जो मैंने प्रॉब्लम्स दी हैं ये आपको समझ आई। मैं एक और प्रॉब्लम आपको करवाना चाहता हूं, जरा देखिएगा, एक और प्रॉब्लम जरा डिस्कस करते हैं। सोचिए मेरे पास इस तरह का एक सर्किट है, और मैं चाहता हूं ये आप होमवर्क की तरह लें इस प्रॉब्लम को ना। ठीक है, इस तरह की प्रॉब्लम है। यहां पे पॉइंट है मेरा ए, और यहां पे पॉइंट है बी, सही है, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। अच्छा, ये दे रखा है 2 ओम, और ये भी 2 ओम दे रखा है, ठीक है, ये आपको दे रखा है 4 ओम, ये भी दे रखा है 4 ओम, ठीक है। नाउ दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6, दिस इज 6, ये सारे 6 6 है भाई, ठीक है। ये आपको दे रखा है 4, दिस इज ऑल्सो 4, और ये 8, दिस इज ऑल्सो 8, ठीक है। इस तरह का आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है आर ए बी क्या होगा, आर ए बी की वैल्यू क्या होगी, जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। सिंपल प्रॉब्लम है, इजीली आप इसको कर सकते हो, वही सिमेट्री का सहारा लीजिए, ठीक है, फोल्डिंग सिमेट्री है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ध्यान रखना सारी वैल्यूज इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अलग पॉइंट है, ये अलग, मतलब जब आप लगाओगे तो आप ये कह सकते हो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के सिमेट्रिक बनेंगे, और ये पॉइंट एक दूसरे के सिमेट्रिक बनेंगे, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर्ली आप सोल्व कीजिएगा। इसमें सारी वैल्यूज इक्वल नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यूज इक्वल होती है तो टेंशन नहीं होती देखने की कि कौन किसके है, वो सीधा सीधा आपको दिख जाता है। इसमें सारी वैल्यूज इक्वल नहीं है, सब डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो इसलिए इसको ध्यान से सोल्व कीजिएगा इस प्रॉब्लम को, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि इसका क्या आंसर आएगा। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, उसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।